इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर के कुछ शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं किशोर प्रावस्था या कायिक प्रावस्था, जिसको जुवेनाइल फेज कहा जाता है। बेसिकली जुवेनाइल फेज किसे कहते हैं, तो इसका डिफाइन या परिभाषा लिखी है, जीवों में जन्म से लेकर लैंगिक प्रावस्था प्रारंभ होने तक की समयावधि किशोर प्रावस्था कहलाती है। हम यहाँ पर 3 परिभाषाएं आपको बता रहे हैं, फिर उसको एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देंगे। सेकंड लिखा है यहाँ जनन प्रावस्था या रिप्रोडक्टिव फेज, किशोर अवस्था के समाप्त होने पर जनन अवस्था प्रारंभ होती है। पौधों के अंदर इस प्रावस्था के प्रारंभ होने पर पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जबकि हम अपनी बात करें या जंतुओं की बात करें तो इसमें जनन प्रावस्था के दौरान जनन अंगों का विकास और प्रजनन चक्र, जिसे हम मध्य चक्र या आतर्क चक्र बोलते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। और वहीं पर हम जब जीर्णता की बात करते हैं, जिसे जीर्ण प्रावस्था कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में सेनिसेंस या सामान्य भाषा में बुढ़ापा कहा जाता है, इसे मृत्यु की अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है। सामान्यतः जो जीर्ण प्रावस्था होती है, इसमें प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है, अर्थात संतान निर्माण की क्षमता पूर्णतः समाप्त हो जाती है। अब हम जिस एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, इन तीनों को एक्सप्लेन करने के लिए तो हम ये बोल सकते हैं कि हम जब बच्चों की बात करते हैं तो बच्चे कायिक प्रावस्था या किशोर प्रावस्था या जुवेनाइल फेज का प्रदर्शन करते हैं। माता पिता के द्वारा जनन प्रावस्था का प्रदर्शन किया जाता है। और हम जब माता पिता के भी पेरेंट्स, अर्थात हम जब दादा दादी की बात करते हैं तो उनके द्वारा जीर्ण प्रावस्था का प्रदर्शन किया जाता है। अर्थात बच्चों के अंदर जन्म से लेकर लैंगिक प्रावस्था प्रारंभ होने तक की समयावधि कायिक प्रावस्था कहलाती है। उस लैंगिक प्रावस्था के प्रारंभ होने से लैंगिक योग्यता रहने तक की समयावधि, जिसमें संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, उसे जनन प्रावस्था कहते हैं। और जीर्णता, जब लैंगिक योग्यता समाप्त हो जाती तो उसे जीर्णता कहा जाता है। उसके बाद अगला आप शॉर्ट नोट देख रहे हैं, अंड प्रजक व सजीव प्रजक, जिसे ओवी पैरस और वीवी पैरस कहा जाता है। इसे आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है। और इसी पॉइंट को लेकर अगला भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे आगे। अंड प्रजक या ओवी पैरस जंतु किसे कहा जाता है, तो वे जंतु जो प्रायः अंडे देते हैं ओवी पैरस जंतु या अंड प्रजक जंतु कहलाते हैं। जैसे हम सरीसृप सांप की बात करें और पक्षियों की बात करें तो वे ओवी पैरस या अंड प्रजक होते हैं। और बच्चे देने वाले जंतु विवी पैरक या सजीव प्रजक कहलाते हैं। ये जो विवी पैरस या सजीव प्रजक जंतु जो होते हैं, इसमें एग्जाम्पल आता है स्तनधारी, जैसे मनुष्य। एक बात और ध्यान रखिए, आगे एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अंड प्रजक और सजीव प्रजक जंतुओं का जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो किन जंतुओं के अस्तित्व में बने रहने की संभावनाएं अधिक होती है, तो उसका आंसर होगा सजीव प्रजक जंतुओं की। उसके पीछे कारण ये है कि जो सजीव प्रजक जंतु होते हैं उनमें पैतृक संरक्षण पाई जाती है, अर्थात पेरेंटल केयर पाई जाती है, जिसका अर्थ हम ये निकाल सकते हैं कि एक निश्चित समयावधि तक माता जो है अपनी संतानों को भ्रूण के रूप में अपने गर्भाशय में परिवर्तित करती है। और जब वे इस योग्य हो जाते हैं कि वे इस वातावरण में अपने अस्तित्व को बनाए रख सकें, तब उनका जन्म होता है। वहीं पर अंड प्रजक जंतुओं के अस्तित्व में रहने की संभावना इसलिए कम होती है क्योंकि जो अंड प्रजक जंतु होते हैं सामान्यतः उनके परभक्षी जंतुओं द्वारा अंडों के नष्ट होने की संभावनाएं अधिक होती है। परभक्षी, जिसे हम सामान्य भाषा में शिकारी जीव कहते हैं। उसके बाद अगला शॉर्ट नोट जो आप देख रहे हैं, स्टिमिनेट व पिस्टिलेट पुष्प। 11वीं में आप लोगों ने पुष्प की संरचना पढ़ी हुई है। पुष्प के अंदर नर जन्नांग के रूप में एंड्रोशियम पाया जाता है, जिसकी एक इकाई हम स्टमन कहते हैं। और मादा जन्नांग के रूप में गाइनोशियम होता है, जिसकी एक इकाई कार्पल या पिस्टिल कहलाती है। अधिकांश पुष्प द्विलिंगी होते हैं, अर्थात अधिकांश पुष्पों में नर और मादा दोनों जन्नांग पाए जाते हैं। किंतु कुछ पुष्प जो एकलिंगी होते हैं, वो एकलिंगी पुष्प यहाँ पर 2 प्रकार के बताए हैं, स्टेमिनेट पुष्प और पिस्टिलेट पुष्प। जैसा कि आप देख रहे हैं, वे एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल नर जन्नांग अर्थात स्टेमेन पाए जाते हैं उन्हें स्टिमिनेट पुष्प कहा जाता है। और वे एकलिंगी पुष्प जिनमें केवल मादा जननांग पाया जाता है अर्थात कार्पल या पिस्टिल, उन्हें पिस्टिलेट पुष्प कहा जाता है। हम जब उदाहरण की बात करते हैं तो पपीते के पौधे में इस प्रकार के एकलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। और इसी को लेकर
एक और क्वेश्चन बनता है, वो जनरल नॉलेज का भी आप लोगों ने खुद ने देखा हुआ है कि किसी भी पपीते के बगीचे में जब बहुत सारे पपीते के पौधे लगे रहते हैं तो हर पौधे के ऊपर फल का निर्माण नहीं होता है। उसका कारण ये है कि पपीते के केवल वे ही पौधे फल निर्माण में भाग लेंगे जिनमें मादा पुष्प पाया जाता है, क्योंकि नर पुष्प युक्त पपीते के पौधे केवल परागकण का निर्माण करते हैं। उसके बाद अगली टिप्पणी लिखी हुई है मासिक चक्र, जिसे रजोधर्म बोला जाता है, जिसको डिटेल में 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, वो आपको 3rd चैप्टर में। यहाँ केवल उसकी परिभाषा लिखी है। स्तनधारी जो आपने 11वीं के अंदर एक वर्ग या क्लास पढ़ी हुई है, इसके अंदर अलग अलग ऑर्डर्स हैं। उनमें से एक ऑर्डर है प्राइमेट्स ऑर्डर, जिसके अंदर हम मनुष्य को, बंदरों को और कपियों को रखते हैं। तो प्राइमेट्स ऑर्डर की फीमेल में अंडाणु के निर्माण और परिवर्धन को लेकर जनन मार्ग में जो भी चक्रीय परिवर्तन होते हैं उसे मासिक चक्र या रजोधर्म कहा जाता है। और चूंकि स्तनधारी क्लास में केवल प्राइमेट्स वर्ग के जंतु ही नहीं आते हैं, जो प्राइमेट्स वर्ग को छोड़कर नॉन प्राइमेट्स होते हैं, जैसे कि हम बात करें गाय की या भैंस की या बिल्ली की, तो इन जंतुओं के अंदर अंडाणु का निर्माण और परिवर्धन जिस चक्र द्वारा होता है उसे मध चक्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध चक्र। ध्यान रखिए, ये मासिक चक्र जो प्राइमेट्स जंतुओं की फीमेल्स के अंदर और मध चक्र जो नॉन प्राइमेट जंतुओं की फीमेल के अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगली टिप्पणी लिखी हुई है युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसको लेकर 5 क्वेश्चन है 3rd चैप्टर में। यहाँ केवल परिभाषा है। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस से तात्पर्य युग्मक निर्माण अर्थात अंडाणु और शुक्राणु के निर्माण से। नाम से स्पष्ट हो रहा है, यह क्रिया सामान्यतः 2 प्रकार की होती है, अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन। अंडाणु जनन में अंडाणु का निर्माण होता है और शुक्राणु जनन में शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडाणु जनन की क्रिया स्त्रियों के प्राथमिक जननांग अंडाशय में संचालित होती है, तो शुक्राणु जनन की क्रिया पुरुषों के प्राथमिक जननांग वृषण में संचालित होती है। थैंक यू।